हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आशु क्लासेस में। और जो लोग इस चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब और एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, आज का जो वीडियो रहने वाला है वो पूरा इंडियन कोस्ट गार्ड जो होता है उसी के रिलेटेड रहना है, जिसे आईसीजी बोला जाता है। तो उसका क्या क्या प्रोसीजर होता है, कैसे सिलेक्शन होता है, फाइनल में एकदम स्टार्टिंग एकदम बेसिक से लेके एकदम फाइनल तक बताऊंगा दोस्तों कि क्या क्या प्रोसीजर होता है, कैसे सिलेक्शन होता है और लास्ट में कैसे आप लोग ज्वाइनिंग करते हैं। दोस्तों, पूरा आज का वीडियो इसी टॉपिक पर रहने वाला है। इंडियन कोस्ट गार्ड एसएसबी जैसे क्या उसमें होता है, इंडियन कोस्ट गार्ड क्या होता है, उसमें कैसे क्या प्रोसेस होता है। तो जो लोग अगर डिफेंस सेक्टर में जाना चाहते हैं, जिनको इंटरेस्ट है, और जो लोग ये अगर तैयारी करते हैं, जीडी हो गया जिसे ग्राउंड ड्यूटी बोला जाता है, ये सब चीज़ों का, तो वो लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप हुए। ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाला है दोस्तों। वैसे तो अभी मैं प्रेजेंट में दोस्तों यूपी पीसीएस आरआरओ और यूपी पीसीएस प्री के रिलेटेड ही वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। बट बहुत भाई लोगों का कमेंट आया था, जो मैं पहले का वीडियो में गया था तो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था एसएसबी देने, तो उसी पे कि कैसे क्या क्या होता है। बहुत लोगों की डाउट थी भाई लोगों का, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो आपके सामने लाया जाए जिसमें आपके पूरे डाउट को क्लियर कर दिया जाए। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको बता दें दोस्तों, पहले तो होता है आईसीजी बोला जाता है, जिसे कहा जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट, जैसे एसी कहा जाता है, उसकी वैकेंसी आती है। तो इसमें जाने के दो माध्यम होते हैं दोस्तों। पहला होता है कि आप रिटर्न एग्ज़ाम, जैसे जीडी हो गया, सीपीएल हो गया, और वो क्या नाम है मैकेनिकल डिपार्टमेंट में आता है। तो इन सबों के लिए आपका रिटर्न एग्ज़ाम होता है। स्टेज 1 जो होता है वो रिटर्न एग्ज़ाम होता है दोस्तों। उसके बाद से आपका अदर फर्दर प्रोसेस होता है। तो ये हो गया आपका वन वे तरीका, ठीक। और दूसरा जो वे होता है, दूसरा रास्ता है उसमें इसमें जाने का, वो है हम लोगों का, जिससे हम लोग गए थे, वो होता है टेक्निकल, जिसे एसएससी टेक कहा जाता है। उसके थ्रू रिक्वायरमेंट आता है दोस्तों, एसएससी टेक के थ्रू। तो एसएससी टेक में जो रिक्वायरमेंट आती है दोस्तों, वो आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन बोला जाता है, एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन। मतलब 12 साल का लगभग रहता है आपका सर्विस पीरियड। उसके बाद से आपके परफॉर्मेंस और आपका जो पूरा सर्विस जो होता है, उसके आपने क्या क्या किया है, कितना बेटर काम किया है, उस पर देख के आपको परमानेंट कर दिया जाता है, और नहीं तो आपको वहीं से घर भेज दिया जाता है। घर भेजने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आप लोग अपना बिजनेस स्टार्टअप या कहीं आपको छोटा मोटा जॉब भी दे सकते हैं। तो ये हो गया शॉर्ट सर्विस कमीशन। टेक मतलब होता है एसएससी टेक। तो एसएससी का मैंने बता दिया। टेक का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में जैसे बीटेक आपने इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस अगर इससे किया है, इसी से किया है, तो आप लोग एलिजिबल होते हैं इसमें जाने के लिए, ठीक। तो इसमें जैसे दोस्तों वन वे जो तरीका है वो मैंने बता दिया। दूसरा वे तरीका, इससे आप लोग जो एसएससी टेक के थ्रू आप डायरेक्ट एसएसबी देने चले जाते हैं दोस्तों। और जो पहला तरीका जो बताया हूँ, जिसमें जीडी ये सब, इसमें आपका रिटर्न एग्ज़ाम होता है। तो अब पहले चीज़ आपको बता दूं कि रिटर्न एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है, ये सब फिर हम आके दोनों कंबाइन करेंगे कि जैसे रिटर्न एग्ज़ाम देने के बाद से आदमी एसएसबी पे पहुंचता है और इधर हम लोग डायरेक्ट पहुंच जाते हैं, बस हमें रिटर्न एग्ज़ाम नहीं देना होता है, ठीक। तो पहले स्टार्ट करते हैं कैसे क्या प्रोसेस होता है रिटर्न एग्ज़ाम का। तो स्टेज 1 हो गया रिटर्न एग्ज़ाम। रिटर्न एग्ज़ाम में आपका 100 क्वेश्चन रहते हैं। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है दोस्तों, और उसके बाद से आपका 1 नेगेटिव मार्किंग होता है। मतलब पर क्वेश्चन 4 मार्क्स और 1 अगर आपने रॉन्ग आंसर किया है तो डिडक्ट हो जाएगा 1 मार्क्स, ठीक। तो 400 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, तो आपका 4 से मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो 400 हो जाएगा। मतलब 400 मार्क्स के नंबर होते हैं। पूरा ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, और इसमें आपका पूरा पेपर जो होता है इंग्लिश मीडियम में होता है, हिंदी मीडियम में नहीं होता है। इसी पे आपका मेरिट बनता है, और इसी मेरिट पे आपको फिर फर्दर शॉर्टलिस्ट किया जाता है। और हम लोग का मेरिट क्या होता है दोस्तों कि हमारा जो ग्रेजुएशन परसेंटेज आता है उसी के बेस पे कट ऑफ निकलता है, और उस कट ऑफ से ऊपर जो होते हैं अबव, उनको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है। अब यहाँ से दोनों लोगों का जो वन वे तरीका और जो सेकेंड वे तरीका बताया है, दोनों तरीके से अब आप यहाँ से दोनों लोग कॉमन हो जाते हैं शॉर्टलिस्ट होने के बाद से। तो अब क्या होता है शॉर्टलिस्ट होने के बाद से दोस्तों, आपका 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट मैं आपको देखता हूँ थोड़ा। हाँ जी। तो दोस्तों सॉरी, मैं तो आपको डिस्टर्ब किया हूँ, क्योंकि अब जो कैमरा है, कल मैं बता रहा था टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से मैं कल वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि कैमरा बंद हो रहा था और फ्रंट बैक साइड कोई है नहीं। मुझे ही सब कुछ करना होता है, अकेले सब हैंडल करना होता है, वीडियो अपलोड करना होता है, थंबनेल बनाना होता है। तो इसलिए कल मैं ऐसे ही बोल रहा था, और क्या हुआ था, कैमरा बंद हो गया था दोस्तों। तो ये प्रॉब्लम हुई थी, और मेरा टाइम भी बर्बाद गया और वीडियो भी नहीं बन पाया। तो सॉरी, थोड़ा मैं बीच में
एक बार 2 बार देख लूँगा कि हाँ कैमरा चल रहा है कि नहीं, जिससे मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रही हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। और ये दोस्तों इतनी फ़ैन बंद करने के बाद से, उसके बाद से ये सब मतलब करके केवल मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का इतना कमेंट आया था, देखा कि मैं बहुत प्रॉब्लम में है, तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो अपलोड कर देता हूँ जिससे सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो प्लीज़ आप लोग जितना हो सके उतना इस चैनल को प्रमोट करिए, शेयर करिए चैनल को, क्योंकि चैनल पूरा डेडिकेटेड है कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। जो लोग कम्पिटिटिव एग्जाम तैयार किया, चाहे वो SSC SSC टेक हो गया, UPPCS RO बैंक, कोई भी एग्जाम हो गया दोस्तों, SSB हो गया, डिफेंस हो गया, तो आप लोग चैनल को शेयर कर दीजिएगा। जो लोग इस चैनल पर नए हो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यही एक है कि जो मैं इस गर्मी में बैठ के और वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। तो हम यहाँ पे थे शॉर्टलिस्ट होने के बाद से आपको एक एडमिट कार्ड टाइप का आ जाता है, जिसे कॉल अप लेटर बोल सकते हैं, एडमिट कार्ड भी बोल सकते हैं। और एक आपका पूरा इंस्ट्रक्शन आ जाता है जिसमें आपका अपेंडिक्स होता है पूरा, जैसे कि टैटू है तो कितना इंच का टैटू है, क्या क्या आपको फॉर्मल्स ले जाने हैं, क्या पहन के जाने हैं। उसके बाद से बहुत सारे आपके कॉलेज के रिक्वायरमेंट होता है, जैसे आप अपेयरिंग में है तो अपने रजिस्ट्रार, डीन, इन सबसे साइन कराना होता है। वो फिलअप करके अपेंडिक्स फॉर्म जो होता है उसको पूरा आप लिख के फिलअप करेंगे, और फिलअप करने के बाद से दोस्तों उसको ले जाकर अपने कॉलेज में देंगे। वहाँ आपका स्टम्प साइन वाइन होगा, डीन SOD ये सबका। तो ऐसे काफ़ी अपेंडिक्स होता है, जो लोग सेलेक्ट होंगे उन्हें मालूम होगा कि वो आता है, काफ़ी 30-45 पेज का रहता है। उसको रीड आउट करने के बाद से आपको लेके जाना होगा अपेंडिक्स, और उसके बाद से आपका जो एप्लीकेशन फार्म है वो, और उसके बाद से आपका एडमिट कार्ड हो गया, जिसे आप कॉल अप लेटर भी बोलते हैं, SSB कॉल अप लेटर। ये चीज़ आपको लेके वहाँ पे जाना होता है जिस दिन आपका SSB होता है उस दिन। और उसमें आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी ले जाना होता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के फ़ोटो स्टेट लेके जानी होती है, जिसमें आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। वो आप 2 कापी ले लीजिएगा और लेके आपको जाना होता है। अब दोस्तों आपको बता दें कि इंडियन आर्मी भी होता है, इंडियन नेवी होता है, एयरफोर्स, इन सब का अलग होता है प्रोसीजर। इंडियन कोस्ट गार्ड का अलग होता है। अब इंडियन कोस्ट गार्ड में SSB ही कह सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है 2 स्टेज हो जाते हैं, जिसे PSB प्रीलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड बोला जाता है, और एक होता है FSB फाइनल सिलेक्शन बोर्ड, जो आपका एकदम फाइनल स्टेज होता है। तो ये 2 कैटेगरिया में बट जाता है दोस्तों। तो अब क्या होता है कि बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आया था, जैसे कि फॉर्मल पहन के जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, हेयर कैसे होना चाहिए, बियर्ड कैसे होना चाहिए। तो इसी पे मैं बता रहा हूँ कि फॉर्मल जैसे आपका क्या है कि ब्लैक और वाइट पहन के चले जाइए। उसमें लिखा रहता है कि डार्क जैसे आपका पैंट हो गया और लाइट आपका शर्ट होना चाहिए। तो आप ब्लैक वाइट पहन सकते हैं। बहुत लोगों ने येलो मतलब कि ब्लू पहना था, ब्लू आसमानी पहना था, क्रीमी कलर पहना था, नीचे क्रीमी पहने थे पैंट या आसमानी पहने थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर नहीं है तो आप फॉर्मल एक जीन्स तो मतलब आता है जीन्स टाइप का, वो भी पहन सकते हैं, येलो भी पहन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वाइट और ब्लू ही चलेगा शर्ट, येलो भी पहन सकते हैं। लेकिन हाँ कोई लोगो ना हो, कोई मतलब जैसे लाइनिंग ना हो, जैसे इस मेरे शर्ट पे लाइनिंग है, ऐसे ना हो, एकदम फॉर्मल मतलब वो ठीक। ऐसे ही आपका मेरा फरवरी में हुआ था, ठंडी के मौसम में हुआ था दोस्तों। तो फॉर्मल में आपका ब्लेजर भी चलता है, टाई भी लगा सकते हैं आप लोग। टाई आप गर्मी में भी लगा सकते हैं, वैसे भी आपकी मर्जी लगा सकते हैं, नहीं लेकिन ठंडी में लगाएंगे तो सही रहता है। उसके बाद से आपका होता है ब्लेजर आप ले सकते हैं। ब्लेजर नहीं है तो स्वेटर भी पहन सकते हैं, लेकिन स्वेटर पर जैसे स्कूल की लोगों का यहाँ पर होता है, लोगो नहीं होना चाहिए कहीं भी स्वेटर पर। मैं खुद स्वेटर पहन के गया था, मेरा प्रीवियस वीडियो इसी पर अपलोडेड है, पूरा एकदम इंडियन कोस्ट गार्ड का PSB क्या है, क्या डॉक्यूमेंट होता है, कैसे क्या आप लोग देख सकते हैं। उसमें मैं स्वेटर पहन के गया था ठीक। तो स्वेटर आप ले सकते हैं, जैसे नॉर्मल ब्लैक हो गया, ब्लू हो गया, इस टाइप का वाइट हो गया। तो और उसके बाद से रही बात, ये तो हो गया आपका क्लोथ क्या क्या पहन के जाना है। और शूज़ जो हो गया वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि जैसे आपका अगर शर्ट पैंट किस टाइप का, ब्लैक नीचे है तो ब्लैक शूज़ पहन के जाइए, नहीं तो हल्का सा ब्राउन भी मतलब पहन के शूज़ जा सकते हैं ठीक। और उसके बाद से टाई जो होता है वो भी आप लोग अपने शर्ट के हिसाब से मैचिंग कर सकते हैं, ब्लैक या ब्लू हो जाएगा। और बेल्ट हो गया वो भी ब्लैक हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है। सेकेंड चीज़ आता है कि हेयर आपका ना बड़ा होना चाहिए दोस्तों, और ना ही आपका छोटा होना चाहिए। एक भाई ने कमेंट किया था क्या आर्मी कट कटा के जाना है, नहीं दोस्तों, आर्मी कट आपको नहीं कटानी है, साइड से थोड़ा सा 0 लेवल करा लीजिएगा ठीक। और बाकी जैसे होता है नॉर्मल वैसे नॉर्मल रहना चाहिए, ज़्यादा वो मत करिएगा कि ज़्यादा बड़ा या ज़्यादा छोटा भी नहीं। और बियर्ड जो है जो अभी मेरा है इतना ही रहने दीजिएगा, इससे ज़्यादा बड़ा बियर्ड नहीं होना चाहिए। अगर आप क्लीन शेव करना चाहते हैं तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस दिन आपका अगर SSB के लिए जाना है उससे 1-2 दिन पहले कर लीजिए कि हल्की हल्की आपकी बियर्ड आ जाए और आप अच्छे दिखेंगे। तो ये तो हो गया जाने का प्रोसेस। अब जाओगे आप लोग
तो उसके बाद से आपका क्या होता है दोस्तों कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई, पहले तो आप जाएंगे 8 बजे रिपोर्टिंग था जैसे मेरा मॉर्निंग 8 o'clock, तो वहाँ पे जाने को लाइन लगती है, उसके लाइन वाइज आपको बुलाया जाता है। उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है जिसमें आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी होता है और जो सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट होता है वो भी वहाँ पे वो ले लेते हैं। ठीक, उसके बाद से जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, बायोमेट्रिक हो जाती है, ये सब होने के बाद से हम लोग को एक हॉल में भेज दिया गया था। हॉल में भेजने के बाद से वहाँ पे एक बड़ा हॉल था जिसमें सब बच्चों बैठे थे। उसके बाद से बैठने के बाद से एक सर आए जो अपना ब्रीफ दिए थोड़ा बहुत। उसके बाद से एक बड़े ऑफिसर आए जिन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद से उन्होंने इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में जैसे बताया कि क्या क्या होता है। उसके बाद से उन्होंने बोला कि आप क्रम वाइज हो जाइए, जो लोग जैसे स्पेक्टिकल चश्मा पहने हुए हैं तो वो लोग आगे बैठेंगे, जो लोग छोटे हैं वो आगे आ जाएं, जो लंबे हैं वो पीछे चले जाएं। ठीक, तो ऐसे हुआ था, ऐसे ही क्योंकि बहुत डिस्टेंस होता है तो जो डिजिटल बोर्ड होता है उस पर दिखाई नहीं दे पाता, कहीं कहीं डिजिटल बोर्ड धुंधला। सो दोस्तों अभी मेरा कैमरा जो था वो बंद हो चुका था और मैं 2-3 दिनों से जब वीडियो शूट किया था तो कई दिनों से मैं ट्राई कर रहा था, लेकिन मेरा फ़ोन जो है वो ख़राब होने की वजह से मैं वीडियो को पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो आज 2-3 दिनों के बाद फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो जो मैंने बताया था अभी कि जो ऑफिसर थे वो हम लोग के सामने आए थे, हमारे रूम पे जो हॉल था उस पर आ गए थे, जो हम लोग का एक रूम जो मिला था दोस्तों। तो क्या हुआ था, ऑफिसर के आने के बाद से उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। इंट्रोडक्शन के बाद से उन्होंने इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में थोड़ा बताया और फिर हम लोग का जो वर्क प्रोफाइल है उसके बारे में बताया था कि कैसे क्या क्या वर्क होता है इंडियन कोस्ट गार्ड में। जब आप एज असिस्टेंट कमांडेंट बन जाते हैं तो आपको क्या काम होता है, कैसे हैंडल करना होता है, ये सब बताने के बाद से फिर उन्होंने बोला था कि हम आपको एक जो आपके एग्ज़ाम होने वाला है जो क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसमें आप फेल होने के बाद से आपको रिटर्न होम भेज दिया जाएगा और पास होने के बाद से आपको फिर नेक्स्ट स्टेप के लिए बोला जाएगा जिसमें पीपीडीटी होता है। तो आप लोग बस बने रहिए, इसमें मैं सब कुछ बताऊंगा कि क्या कैसे पीपीडीटी होता है, कैसे क्या होता है, सब चीज़ इसमें एक ही वीडियो में कंप्लीट रहेगा दोस्तों। तो फिर हम लोग का जस्ट डेमो का चालू हुआ था। डेमो जो जिसे बोला जाता है कि कंप्यूटराइज कंजर्वेटिव बैटरी टेस्ट, सीसीबीटी कहा जाता है। और यही चीज़ आर्मी में दोस्तों मैं बताया था, आर्मी का अलग हो जाता है, नेवी का थोड़ा अलग हो जाता है सिलेक्शन प्रोसेस, और इंडियन कोस्ट गार्ड का अलग हो जाता है। तो इसमें आर्मी में जो होता है वो OIR बोला जाता है। ठीक, और जिसे कहा जाता है ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट कहा जाता है, वो आपका एक बुकलेट में फॉर्म में आता है और आपका हार्ड कापी आपके सामने रहता है और उसी को देख के आपको OMR फिल करना होता है। और इसमें क्या होता है कि आपका एक डिजिटल बोर्ड होता है, उसके सामने आपका क्वेश्चन आता है और दोनों में क्वेश्चन केवल इंग्लिश मीडियम ही होता है, चाहे आप आर्मी का दे चाहे आप इंडियन कोस्ट गार्ड का। क्वेश्चन पैटर्न MCQ रहेगा, इंग्लिश मीडियम रहेगा, नॉन नेगेटिव मार्किंग रहता है। तो इसलिए आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं, क्योंकि पूरा क्वेश्चन अटेंड करेंगे तभी आप एक लेवल पर जाएंगे। भले आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन को एक भी सो लेना, ठीक, नॉन नेगेटिव मार्किंग है तो सोने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद से टाइम बहुत कम होता है। ऐसा भी होता है कि 1-2 क्वेश्चन छूटने का मतलब स्टेज पे आ जाता है, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, हल्का ही मतलब गोला ही करके कैसे भी कर देना है दोस्तों। तो हम लोग का डेमो चालू हुआ। डेमो में जैसे टाइमिंग और उसके बाद से जो क्वेश्चन थे उसको आंसर भी उसमें थे। तो डेमो जब हुआ था कई सारे क्वेश्चन का उसी पैटर्न पे था। उसके बाद से डेमो ख़त्म होने के बाद से दोस्तों हम लोग का क्या हुआ था कि रियल वाला जो एग्ज़ाम था वो स्टार्ट हुआ था। उससे स्टार्ट होने से पहले हम लोग को OMR शीट दे दिया गया था। OMR शीट आपका जो है नॉर्मल, जैसे कोई भी एग्ज़ाम कोई देता है, जैसे 12th में नीट का हो गया, JEE का हो गया, ऐसे तो वही एग्ज़ाम का OMR शीट होता है। और वो एग्ज़ाम जो होता है उसका OMR शीट, उसमें जैसे दोस्तों जो ऑप्शन का गोला होता है वो मीडियम साइज़ का होता है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं होता, ज़्यादा स्मॉल भी नहीं होता, एकदम मीडियम साइज़ का होता है। उसमें आपका रोल नंबर लिखना होता है, ये सब चीज़ें लिखनी होती है। और उसके बाद से आपको एक रफ शीट दी जाती है। रफ शीट जैसे आपका हर जगह A4 साइज़ का दिया जाता है, तो यहाँ पे A4 साइज़ जो होता है उसको आप 4 पार्ट में डिवाइड कर लो और 4 पार्ट डिवाइड करके 4 कैंडिडेट को दे दो। इतनी रफ शीट मिलती है, जैसे कि रफ शीट की हाइट इतनी रहती है, हथेली जितनी है इतनी ही हाइट होता है। और इस रफ शीट में आपको इतना टाइम भी नहीं होता है कि आप एक मतलब अच्छे से पूरी रफ शीट को कंप्लीट कर पाओ, क्योंकि बहुत मिनिमम टाइम के लिए क्वेश्चन आते हैं। तुरंत आपको माइंड में ही कैलकुलेशन करना होता है, इतना प्रैक्टिस होना चाहिए। क्वेश्चन बहुत ईजी रहते हैं, मॉडरेट लेवल भी नहीं रहते हैं, वेरी ईजी रहते हैं, इसीलिए टाइमिंग भी कम होता है। हर क्वेश्चन की टाइमिंग अलग अलग होती है। अभी मैं बताऊंगा किस क्वेश्चन का टाइमिंग कितना था, बस आप लोग वीडियो के बिना स्किप किए हुए देखते रहिए।
और जितना अगर आपको लग रहा है कि वीडियो नॉलेजेबल है, हेल्पफुल लग रहा है, तो आप लोग दोस्तों को जो डिफेंस सेक्टर में या जो भी हैं उन लोगों की ये वीडियो शेयर किया, जिन एसएसबी देने जा रहे हैं, एसएसबी के लिए सिलेक्टेड हैं, उन लोगों को थोड़ा नॉलेज मिले कि कैसे क्या होता है। तो ये वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए अब क्या होता है कि हम लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट होता है। एग्ज़ाम स्टार्ट होते ही जो बोर्ड होता है उसमें आपको बता दें कि सामने वहाँ पे टाइमिंग साइड में चलती है और क्वेश्चन होता है। हर क्वेश्चन के बाद से एक बीप आता है। बीप इसलिए आता है दोस्तों क्योंकि आपके सामने अगर बुकलेट है तो आप तो देख लोगे कि एक क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन अपने हिसाब से चलोगे, लेकिन वहाँ पे क्या है कि आपके सामने बुकलेट नहीं होता है, डिजिटल बोर्ड होता है और टाइमिंग बहुत कम होती है। अगर टाइमिंग मान के चलो कि फर्स्ट क्वेश्चन आया, आपने क्वेश्चन को रीड किया, आपने ऑप्शन देखा और उसके बाद से आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगे और क्वेश्चन को आ गया आपका आंसर और आप जो ब्लैंक है उसको भरने लगे गोले को, और गोला भरते टाइम ही पता चले कि क्वेश्चन का टाइमिंग खत्म हो गया, सेकेंड क्वेश्चन आ चुका है, और जब आप सर उठा रहे हो तो सेकेंड क्वेश्चन तुरंत खत्म हो गया। तो इसीलिए एक बीप आता है, हल्की सी आवाज़ आती है। एक भाई ने कमेंट भी किया था कि क्या बीप आता है, तो मैं बता दूं हाँ इसीलिए आता है क्योंकि आप अगर सर नीचे है तो आप देख सको कि हाँ सामने आपके डिजिटल बोर्ड पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और आप उस क्वेश्चन को रीड कर सको, उसका ऑप्शन देख सको क्या ऑप्शन है और अपना OMR शीट पे फिल कर सको। बस यही इसीलिए बीप आती है दोस्तों। तो एक तो हो गया बीप का, जो एक दोस्त ने पूछा था, शायद उनको क्लियर हो चुका होगा इस पर कि बीप आती है। और उसके बाद से यहाँ पे एग्ज़ाम जो है वो हर जैसे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, 3-4 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के थे, तो इसकी टाइमिंग सबसे ज़्यादा थी, 40 से 45 सेकंड ब्लड रिलेशन के लिए था क्वेश्चन जो थे उनके लिए। और बाकी कुछ क्वेश्चन थे जैसे कोडिंग डिकोडिंग के, तो उसको 15 से 20 सेकंड आई थिंक, मतलब मैं अप्रॉक्स बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया दिए हुए तो याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ 15 से 20 सेकंड लगभग टाइमिंग था। एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, आसपास आप ले लीजिएगा। कोडिंग डिकोडिंग का जैसे 2, 5, 9, 8 नेक्स्ट क्या होगा था ऐसे था। और कुछ क्वेश्चन थे ज़्यादा, मतलब मैक्सिमम मिरर इमेज और वाटर इमेज के थे, तो इसकी टाइमिंग भी 10-15 सेकंड की, तो तुरंत आपको देख के करना होता है। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, तो हाउ मेनी 4, और ए बी 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 जी जी ई एच 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 आई आई आई, हाउ मेनी आई। तो ऐसे क्वेश्चन 10-15 सेकंड के 5-10 सेकंड के थे। इसमें आपको बहुत ही कम टाइम मिल रहा था और आपको तुरंत करना होता है। तो यही सब क्वेश्चन था, ये कोडिंग डिकोडिंग लेटर का नंबर का था, ठीक। तो ऐसे थे। और उसके बाद से 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी आए थे जैसे ब्लैंक फिल करने के वाला ज़्यादा क्वेश्चन थे दिया है उसका ब्लैंक फिल करने के। जैसे कुछ क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे ए बी 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 एच, उसके बाद से स्पेस था एच एच एच। तो जो पैटर्न होता है उसको पूरा फॉलो करना था कि ये फिल करना था, ठीक। तो इसमें आपका क्या होता है इस वाले क्वेश्चन में कि आप पूरे लेटर को काउंट करो। अगर मान चलो 20 लेटर है तो आप देखो कि किससे डिवाइड हो जाता है, 20 किसके पार्ट में आता है। तो आप 5 का भी पेयर बना सकते हो, 4-4 का पेयर 5 टाइम, या 4 का पेयर बना सकते हो 5 टाइम। तो ऐसे होता है कि क्योंकि 5 चौको 20 होता है और 4 पच्चे भी 20 होता है, तो ये सब देखना होता है। तो ऐसे क्वेश्चन का पैटर्न था, निगेटिव तो था नहीं, टाइमिंग था ये सब। और इसमें आपको मैंने बताया भी था इस वीडियो में ही, जो कि मैं बता दूं कि वो वीडियो मैंने जो अभी इसी वीडियो में जो पहले का था वो 3 दिन पहले शूट किया। आज मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, मोबाइल मेरा कैमरा बंद हो गया था। आपको दोस्तों रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि एक वीडियो बनाने में मुझे कितना तकलीफ, कितना टाइम वेस्ट हुआ इस वीडियो बनाने में, क्योंकि फ़ोन ओवर हीटिंग की वजह से कैमरा बंद हो जा रहा था। कभी मैं बोल रहा हूँ मेरा कैमरा बंद है और मैं बोले जा रहा हूँ, बाद में देख रहा हूँ आधे घंटे बाद कि कैमरा बंद है और मात्र 10 मिनट की शूटिंग हुई है, मतलब वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। तो यही दोस्तों बहुत एक मेहनत लगता है, आप लोग रियलाइज़ नहीं कर पाओगे। जिस दिन अगर आप वीडियो बनाते हो या कोई बनाता है तभी पता चलेगा कि कितना इसमें मेहनत है। लेकिन मैंने कहा था कि दोस्त एक कमेंट किए थे, काफ़ी सारे लोगों का डाउट था, तो मैंने उनको बोल दिया था कि हाँ मैं वीडियो बनाऊंगा, इसीलिए मैंने वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो मैं शायद नहीं बनाता, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट हुआ है। कई दिनों से मैं बना रहा हूँ, हो नहीं पा रहा है। फाइनली आज देखते हैं कि आज हो पाता है कि नहीं रिकॉर्डिंग। अगर हो जाएगा तो मैं शाम को अपलोड कर दूंगा दोस्तों। तो इसमें आपका यही है कि बस अपने भाई को सपोर्ट करें, प्यार करें, जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइब करिए, और उसके लिए आपको शेयर करना पड़ेगा चैनल को, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा आप लोग नए हैं तो, क्योंकि वही आप लोगों का प्यार ही मेरा मोटिवेशन है, मैं आपके सामने ऐसी वीडियो ला पाता। अब ये जो पार्ट था दोस्तों PSB का पार्ट 1 था। PSB जिसे प्रीलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड बोला जाता है, उसका ये पार्ट 1 था। आपको बता दें PSB में आने से पहले आपका जैसे अपेंडिक्स मिलता है, इंस्ट्रक्शन मिलता है, तो उसमें सब चीज़ें मेंशन होती है, कैसे क्या क्या ले जाना होता है,
ड्रेस कोड क्या होता है, और ये चीज़ें मैंने आपको बताया भी था कि मतलब हेयर कटिंग बियर्ड कैसे होता है, नॉर्मल हेयर कटिंग होना चाहिए, बियर्ड जैसा भी मेरा है इस मतलब वो इस ऐसे ही होना चाहिए, इससे लॉन्ग नहीं होना चाहिए, या क्लीन शेप है तो आप जिस दिन आपका पीएसबी है उससे पहले है आप लोग क्लीन शेप करा लें 1-2 दिन पहले। तो ये सब चीज़ें मैंने बताया ही था। और बाकी अगर आपको कोई और डाउट हो, कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं बताऊँगा, रिप्लाई दूँगा या वीडियो हिला दूँगा कोई। तो ये हो गया। उसके बाद से अब यहाँ पे जो दोस्तों हम लोग को बोल दिया गया था कि आप लोग जाइए, नहीं सॉरी दोस्तों, अभी क्या नाम है, जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हुआ वहाँ पे, मतलब टाइम ख़त्म हो गया पूरा, तो सर जो होते हैं डिफेंस सेक्टर के ऑफिसर का मैं पहली बार देखा दोस्तों, इतनी लाउडली आवाज़ होता है और कितनी बुलंद आवाज़ होता है, उनके सल्यूट मारता हूँ, क्योंकि बहुत तेज़ बोला उन्होंने कि पुट अप योर पेन एंड हैंड अप। तो ये कुछ लोगों ने किया, कुछ लोगों ने नहीं किया, हाथ को ऊपर, तो फिर यही चीज़ रिपीट किया, तो सब लोगों ने हाथ को ऐसे ऊपर कर दिया, अपना पेन नीचे रखा वहीं टेबल पे और हाथ को ऊपर कर दिया, और वो तब तक हाथ ऊपर था जब तक कि हमारे सामने से दोस्तों वो एमआर शीट और रफ शीट हमारे सामने से नहीं ले लिया गया। सब बच्चों का जब ले लिया गया तब हम लोग को हाथ नीचे रखने को बोला गया था। आपको बता दें डिफेंस सेक्टर में यही चीज़ देखा कि क्या बोलते हैं, उनका हॉनेस्टी, ईमानदारी कह लीजिए, और उसके बाद से उनकी पंक्चुअलिटी कह लीजिए, उनकी मतलब क्या बताऊँ, कह नहीं सकता हूँ, बहुत एकदम पर वो रहते हैं, स्ट्रिक्ट रहते हैं सब चीज़ों में और ईमानदार रहते हैं। उसके बाद से वहाँ पे हम लोग को वो सर बोले कि आप लोग जाइए, आप लोग का ब्रेकफास्ट रेडी है, आप लोग नीचे ब्रेकफास्ट करके आ जाइए और फिर आपको इसी हॉल में आना है, कहीं और मत जाइएगा। तो हम लोग नीचे गए, ब्रेकफास्ट, काफ़ी सारी दोस्त मिले थे जो जिनसे गप्पे सप्पे हुए, किसी का फर्स्ट था, फ्रेशर थे, कोई फर्स्ट बार आया था, कोई आर्मी भी दिया था 1-2 अटैम्प्ट, यहाँ भी आया था 1-2 अटैम्प्ट दिया था तब आया था, तो ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट थे। उसके बाद से हम लोग फिर अपने हॉल में आ गए, तो फिर हम लोग का कुछ टाइम बाद रिजल्ट्स पब्लिक हुआ। रिजल्ट्स पब्लिक में कुछ नहीं था, ऐसा नहीं कि डिजिटल बोर्ड लगता है, नोटिस आता है, नहीं, एक डायरी मतलब एक पेज होता है, वो डायरी टाइप का ही, वो लेकर आते हैं सर, और वो अपना जैसे करके नाम बोलते हैं, और नाम उन्हीं का बोला जाता है जो सेलेक्टेड है। क्यों? क्योंकि मान चलो 100 स्टूडेंट है तो उसमें से 20-30 सेलेक्ट होने वाले हैं दोस्तों, तो आप 70 का नाम बोलोगे तो टाइम भी लगेगा, और आर्मी और ये डिफेंस सेक्टर को जानते हो कि टाइम ये सब इतना वो लोग एकदम स्ट्रिक्ट होते हैं, तो उन लोग 30 ही बच्चों का नाम बोलते हैं जो क्वालिफाई हैं, बाकी लोगों का बिना नाम बोले कह देते हैं आप लोग घर वापस चले जाइए। तो 30 नाम बोला गया, जैसे कि आशुतोष, अभिषेक, हर्ष, विनय, ऐसे दिस कैंडिडेट गो टू सेकेंड फ्लोर एंड रूम नंबर इतना, तो ऐसे बोल मतलब कि आप लोग जाइए सेकेंड फ्लोर पे, इस 200 मतलब जो भी रूम नंबर था 203 नंबर था, तो उसमें जाके आप लोग देखिए बैठिए। तो और बाकी जिन लोगों का नाम नहीं बोला गया वो लोग अब आप लोग नेक्स्ट, उन्होंने बोला कि नेक्स्ट टाइम के लिए आप लोग दीजिएगा, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आएगा इंडियन कोस्ट गार्ड का, तो आप लोग फिल करिए और अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए। आपका यहाँ पे फिर से अगेन मोस्ट वेलकम रहेगा। और काफ़ी 1-2 मोटिवेशन देने के बाद उन्होंने बोला था कि अब आपने अपने घर जा सकते हैं। तो फाइनली इसके बाद से क्या होता है दोस्तों कि पीएसबी का पार्ट 2 चालू होता है, जिसे बोला जाता है पीपी एंड डीटी। पीपी मतलब होता है पिक्चर प्रिपरेशन और डीटी मतलब होता है डिस्कशन टेस्ट। अब आपको बता दें कि आर्मी में मैं बोला ही था पहले कि अलग होता है, और नेवी में थोड़ा अलग होता है, और इंडियन कोस्ट गार्ड में थोड़ा अलग होता है। अब आर्मी में आपको चेस पहले ही दे दिया जाता है जब आप जो एंट्री करते हैं। यहाँ पे अभी तक हम लोग को चेस नहीं मिला था, अब जाके हम लोग को चेस दिया गया। ठीक, चेस देने के बाद से अब हम लोग को काल जो होता है चेस नंबर से किया जा रहा था हर जगह, चेस नंबर इतना, चेस नंबर इतना। तो हम लोग का फिर एक हॉल, नया हॉल में बोला गया, नए हॉल में गए तो वहाँ पे भी अफसर थे। वहाँ पे क्या हुआ था कि हम लोग के सामने एक पिक्चर आया था जो ब्लैक एंड वाइट में था, थोड़ा धुंधला था, अब टाइम नहीं बता सकता क्योंकि कुछ अलाउ नहीं होता है। तो मुझे लग रहा है कि 30 सेकेंड या 1 मिनट ऐसे हार्डली, मतलब वो पिक्चर का सामने आया था स्क्रीन पर, 30 सेकेंड भी शायद, उससे अधिक तो नहीं होगा। उसके बाद से वो तुरंत तो पिक्चर रिमूव हो गया। अब उसके बेस पे हम लोगों को स्टोरी लिखनी थी दोस्तों। अब स्टोरी में जैसे आपको देखना होता है, आइडेंटिफाई करना चाहता है, मैं थोड़ा बहुत ओवरव्यू दूंगा क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, कि जैसे मेल है या फीमेल है, कितने पर्सन है, आइडेंटिफाई करना होता है, कितने मेल है कितने फीमेल है, उसको वहाँ पे मेंशन करना होता है, अपना चेस्ट नंबर ये सब डालना होता है। उसके बाद से मेंशन करना होता है कि एफ है कि यम है, और उसके बाद से पॉजिटिव मूड है, नेगेटिव मूड है, ये सब चीज़ें। ठीक है, उसके बाद से आपको क्या दिख रहा है वो चीज़ें दिखना पड़ता है कि हाँ एक लेखक, मतलब मान चलो कि एक आदमी ऐसे बैठा है बुढ़ा, सामने बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत गिलास रखा हुआ है स्टोर रूम के जैसा, उसके बाद से वो डायरी पर लिख रहा है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि मतलब रिटायर कर्नल है, वो अपना बैटल
का बारे में लिख रहा है, जो युद्ध हुए हैं उनके बारे में। कोई लिख रहा है कि लेखक है वो अपने मतलब जीवन के बारे में जीवनी लिख रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने लिखा था, कोई इतिहासकार लिखा था। ये भी मैं बताऊंगा, बस आप लोग मानिए कि ये सब दो से हर लोग, कई सारे कैंडिडेट इस व्यू पर लिखे थे। तो फाइनली क्या होता है, क्यों एक स्टोरी को मतलब सेलेक्ट किया जाता है, कैसे कंक्लूड किया जाता है, ये सब अभी नेक्स्ट में बताऊंगा जब उस टाइम आएगा। तो अभी तो बस यही बता रहा हूँ कि ऐसे लिख दिए आप लोगों ने स्टोरी लिखने के बाद से आपका फिर कुछ टाइम मिलता है 10-15, उसके बाद से आपको हर ग्रुप बना होता है, ग्रुप वाइज आपको बुला लिया जाता है। इसके बाद से ग्रुप बन जाता है, ग्रुप वाइज आपको बुला लिया डिस्कशन टेस्ट के लिए। तो डिस्कशन टेस्ट जब तो होता है, जैसे आप मेरे सामने फ़ोन है तो फ़ोन का समझो आप लोग कि वो ऑफिसर है और हम लोग यहाँ बैठे हैं, और ऐसे कर्व में चेयर लगा होता है, कर्व में ही आप लोग को बैठना होता है। तो अगर लेफ्ट और राइट आप बैठे हैं तब तो अच्छी है, क्योंकि आप आई कांटेक्ट अच्छे से मेंटेन कर लो। अगर आप बीच में बैठे हो तो बीच में बैठने के बाद आपको आई कांटेक्ट ऐसे मेंटेन करना होता है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि ऑफिसर को आपको नहीं देखना होता, ऑफिसर को आपको नहीं समझाना है, क्योंकि ऑफिसर तब से बहुत ऊपर सब कुछ जानते हैं। आपको अपने ग्रुप मेंबर को ही समझाना है कि हाँ मेरा स्टोरी ये है, ऐसे ऐसे उनको ही बताना है। तो आपको ऑफिसर के सामने नहीं देखना, आई टू आई कांटेक्ट उनको नहीं करना, आई टू आई कांटेक्ट आपको लेफ्ट और राइट ही करना है। तो मान के चलो आप लोग स्टोरी स्टार्ट करते हो, तो उसके बाद से आप ऐसे और फिर ऐसे देखना है आपको, ठीक। ऐसे आपको नहीं देखना है, मतलब सामने नहीं देखना है अफसर का, ऐसे और ऐसे आपको देखना है। आई कंटेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि कितना आप लोग आई कंटेंट अच्छे से मेंटेन करते हो। एक ये स्टेज है आपका सिलेक्शन का, पहला जो कि अच्छे से मेंटेन, और आप कितना अच्छा स्टोरी को ब्रीफ कर रहे हो, दूसरा है। और तीसरा होता है कि जो कंक्लूड करता है, वो भी मैं अभी बताऊंगा कैसे उसका बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाता है। सिलेक्शन के लिए काफ़ी अच्छा मतलब उसको चांस मिल जाता है जो कंक्लूड करता है स्टोरी को। तो ये चीज़ हुई, वहाँ पे स्टार्ट हुआ था स्टोरी सबका अपना। उसके बाद से दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे तुरंत ही जैसे ही सबका स्टोरी ख़त्म होता है, तो आप लोग तुरंत बोलो कि सर, मतलब परमिशन लेके खड़े हो जाओ, तुरंत बोल दो सर आई वांट टू कंक्लूड स्टोरी एंड आई कंक्लूड दिस स्टोरी। तो कहेंगे श्योर। तो अगर ऐसे बोलते हैं तो तुरंत आप लोग इस स्टोरी को कंक्लूड करना चालू कर दो दोस्तों, क्योंकि कंक्लूड करना ही बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है सिलेक्शन के लिए। क्योंकि हर स्टोरी आपको बताया था ना, कोई किसी का लेखक, कोई इतिहासकार, कोई कर्नल लिख रहा है, तो उसी को एक मिक्सअप करके एक कंक्लूड स्टोरी होता है जिसको फाइनल माना जाता है। और फिर आपके ग्रुप मेंबर भी अगर सजेस्ट कर देते हैं हाँ दिस स्टोरी इज बेटर, फिर सब लोग कहेंगे ओके डन, और उसके बाद से आप लोग बाहर आ जाते हैं। तो ये होता है यहाँ पे। अब आर्मी का अलग हो जाता है, इंडियन कोस्ट गार्ड का, चूंकि मैं इस वीडियो में पूरा इंडियन कोस्ट गार्ड का बता रहा हूँ तो उसी के बारे में बता रहा हूँ। आर्मी का ला दूंगा फिर से, आप लोग कहोगे तो, या नेवी का भी। तो इंडियन कोस्ट गार्ड में यहाँ से हम लोग को फिर घर वापस आ जाते हैं। उसके बाद से आपका कई दिनों के बाद से फिर आपका FSP जिसे बोला जाता है, FSP। तो FSP के लिए आपका सिलेक्शन का मैसेज आता है, शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो FSP के लिए। इससे पहले मैं एक चीज़ और भूल गया था, मैं बता दूं आपको कि आप बोल रहे हैं, अगर डिस्कशन टेस्ट हो रहा है, DT हो रहा है आपका, तो आप चाहते हो तो आप लोग हिंदी मीडियम में बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है बोलने का। आप लोग बस एक वो अपना अगर उठ रहे हो तो आप कोशिश करो कि थोड़ा बहुत इंग्लिश में पहले इंट्रोडक्शन टाइप का अपना दे रहे हो, या हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन ऐसे बोल दो। उसके बाद से आप बोल सकते हो सर से कि सर आई वॉन्ट टू स्पीक इन हिंदी इन माई स्टोरी। तो आप लोग ऐसे बोल सकते हो कि मैं अपना स्टोरी को हिंदी में बोलना चाहता हूँ। वो लोग कहेंगे ओके ठीक है, क्योंकि आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा भी हिंदी में बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो, ठीक। लेकिन शुरू में थोड़ा सा अपना मतलब इंट्रोडक्शन थोड़ा इंग्लिश में दो, कि उनको लगे कि हाँ आपको इंग्लिश भी आती है, थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हो तो हिंदी में शिफ्ट कर रहे हो। ये नहीं कि उठ आप तुरंत ही हिंदी में बोलने लग जा रहे हो, ठीक। तो आपको वो लोग कहेंगे लगता है कि इंग्लिश इसको एकदम आता ही नहीं है, तो थोड़ा चांस कम हो जाता है। और बाकी कोशिश करो कि इंग्लिश में ही दो तो और बेटर है। तो ये तो हो गया। बाकी अब FSP के लिए आपको जीमेल पर भी आता है मैसेज, और आपका लॉगिन आईडी जो होता है, पासवर्ड आप ओपन करोगे वहाँ भी आ जाएगा कि आप शॉर्टलिस्ट हो। उसके बाद से FSP के लिए आपका कॉल लेटर होता है। FSP में आपका 5 डे का प्रोसेस होता है, और 5 डे में आपको दोस्तों उससे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगेन होगा, अच्छे से जांच पड़ताल होगी। उसके बाद से कैंडिडेट वेरिफिकेशन होता है। कैंडिडेट वेरिफिकेशन में भी आपका यही सब जांच होगा कि हाँ आपका टैटू ये सब चीज़ें, और आप जो हो मतलब फ़ोटो लगाए वही हो जहाँ आपका अगर कोई मार्क है, ये सब चीज़ें। उसके बाद से आपका FSP जो के लिए होता है, FSP में बता दें केवल एक ही सेंटर है जो कि नोएडा है, इसीलिए आप लोग कहीं के भी होगो ऑल ओवर इंडिया में आपको आना पड़ेगा FSP। वहीं पे आपका फाइनली क्या बोलते हैं कि सिलेक्शन बोर्ड है, क्या नाम है, इंडियन कोस्ट गार्ड सिलेक्शन बोर्ड, वो है आपका नोएडा में। तो नोएडा में ही आपका SSB होता है। बाकी PSB मैं आपको बताया था कि PSB आपका मुंबई या गोवा पहला हो गया, दूसरा नोएडा हो गया, तीसरा चेन्नई, और चौथा आपका जो है वो दोस्तों
कोलकाता हो जाता है। यहाँ पे पीएसपी होता है दोस्तों, ये 4 सेंटर पे। बाकी एफएसपी नोएडा में होता है। तो नोएडा में आने के बाद से 5 दिन आपको रहना जाता है। 5 दिन में जो प्रोसेस होते हैं वो मैं बता दूं। पहला होता है फिजिकोलॉजी टेस्ट कहा जाता है। दूसरा जो होता है वो ग्रुप टेस्ट होता है, और उसके बाद से डिस्कशन ग्रुप टेस्ट हो गया। उसके बाद से आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है, जिसे इंटरव्यू हुआ बोल लेते हैं। उसका फाइनल एक कॉन्फ्रेंस होता है। ये चीज़ें 5 दिन में होती है, ये फिजिकल, और उसके बाद से इंटरव्यू सब होता है इसमें। 5 डे प्रोसेस। 5 डे के बाद से फिर आप आ जाते हैं। फिर आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आपको वो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है, जिसे कहा जाता है स्पेशल मेडिकल बोर्ड, एसएमपी। एसएमपी में आप जाते हैं, वहाँ पे आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जो कि 42 डे का होता है दोस्तों। और 42 डे में आपका सारे फिटनेस वैसे सब चीज़ और एग्जामिनेशन होता है, सब चीज़ें उसमें इंक्लूड होता है। अगर ये सब चीज़ें आप कंप्लीट होता है, फिट होता है, तो आपको फिर प्रोविजनली ट्रेनिंग का कॉल लेटर आता है। प्रोविजनली परमानेंट नहीं आता ज्वाइनिंग लेटर, वो प्रोविजनली रहता है, ट्रेनिंग के लिए आता है, ठीक है। तो प्रोविजनल ट्रेनिंग के लिए आपका कॉल लेटर आता है, जिसमें आपको एसपी जो होता है 5 दिन का प्रोसेस होता है, मैंने बताया ही। 5 डे के बाद से आपका जैसे फिजिकलिटी टेस्ट, ग्रुप टेस्ट होता है, उसके बाद से पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू बोल सकते हैं, ये सब होता है, और कॉन्फ्रेंस होता है। उसके बाद से आपको फिर अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है। और मेडिकल एग्जामिनेशन जो होता है वो 42 डे का प्रोसेस होता है, 42 दिन का। इसमें आपका फिटनेस उसमें सब चीज़ें चेक की जाती है। एग्जामिनेशन जो मेडिकल एग्जामिनेशन के अंदर बहुत चीज़ें होती है, वो सब किया जाता है। उसके करने के बाद से ये जो होता है मेडिकल एग्जामिनेशन, ये आपका कहा जाता है एसएमबी। एसएमबी होता है स्पेशल मेडिकल बोर्ड। तो एसएमबी के अंदर ही, स्पेशल मेडिकल बोर्ड के अंदर ये सब चीज़ें आपको होता है। उसके अंदर ही आपको वहाँ पे जाना होता है, और वहाँ पे ये सब चीज़ें होता है। तो मेडिकल एग्जामिनेशन का ये प्रोसेस होता है, ये फाइनल प्रोसेस होता है। इसके बाद से आपका लास्ट स्टेज जो होता है दोस्तों, वो आपको ट्रेनिंग का होता है। ट्रेनिंग में आपको जो क्या बोलते हैं कि प्रोविजनली ट्रेनिंग के लिए आपको सेलेक्ट किया जाता है। परमानेंट अभी आपका ज्वाइनिंग लेटर ये नहीं होता है दोस्तों, ये प्रोविजनली ट्रेनिंग के लिए आपको सेलेक्ट किया जाता है। अब ट्रेनिंग में आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो ये आपका नवल एकेडमिक कोर्स जो होता है, उसके अंदर एकेडमिक कोर्स के अंदर ये आपका ट्रेनिंग होता है, जिसे INA एजिमाला के जो होता है वहाँ पे आपको जाना होता है, वहीं आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, INA एजिमाला। तो यहाँ पे आपका ट्रेनिंग का प्रोसेस होता है। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद से तब जाके आपको दोस्तों फाइनली परमानेंट जो होता है ज्वाइनिंग लेटर जो होता है दिया जाता है। वो परमानेंट नहीं कह सकते दोस्तों, क्योंकि ये शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, SSC टेक, जिसके थ्रू मैं गया था। टेक्निकल बीटेक में जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, ये सब होते हैं ब्रांच के, उस सबको वहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जाते हैं। तो ये 12 साल का ही, मतलब 12 ईयर का ही आपका होता है। उसके बाद से आपका रिकॉर्ड, परफॉर्मेंस, एकेडमिक बैकग्राउंड सब देख के आपका आज तक ने आपने क्या क्या किया से वर्क किया है, और फिर आपको परमानेंट कर दिया जाता है, और नहीं तो वहीं से आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो ये जैसे परमानेंट नहीं कर सकता हूँ, बस ये है कि हाँ मतलब वहाँ पे आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है। फाइनली आपको एज एक असिस्टेंट कमांडेंट ऑफिसर बन जाते हैं, और आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है। आपकी एक जगह पोस्टिंग हो जाती है, जहाँ भी होता है, जिस हिसाब से आपकी ट्रेनिंग में परफॉर्मेंस होती है, उस हिसाब से आपकी पोस्टिंग हो जाती है। और यही चीज़ आपका आर्मी में जो होता है, तो वहाँ पे SSC टेक के थ्रू आप एज ए लेफ्टिनेंट पहले ज्वाइनिंग होता है, जो कि ऑफिसर जो रैंक कहा जाता है, उसमें सबसे नीचे का पोस्ट होता है। रैंक ऑफिसर का सबसे नीचे का पोस्ट लेफ्टिनेंट, जो कि लेवल 10 का जॉब है, जो कि मेरे ऑलरेडी एक दोस्त है, उसने बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किया था, तो उसका हुआ है वो SSB बेंगलोर से उसका फाइनली रिकमेंडेशन हुआ था वहाँ पे। उसके बाद से उसको ट्रेनिंग हुआ था IMA में, उसके बाद से वहाँ से उसके बाद से उसका ज्वाइनिंग हुआ था दोस्तों। तो अभी लेफ्टिनेंट ही है। लेफ्टिनेंट का उसको लेवल 10 पे ज्वाइन किया था। काफ़ी अच्छी सैलरी है, आपको मालूम ही है कि पर्स अलाउंस ये सब आर्मी में बहुत ज़्यादा मिलता है। मेडिकल फैसिलिटी, उसके बाद से कार्ड मिलता है, जो कि कैंटीन कार्ड, ये सब बहुत फैसिलिटी होता है। तो जाने के बाद से आप एक सैलरी तो छोड़ दीजिए, बहुत फैसिलिटी होता है उसके अंदर। कई सारे मतलब नीचे के मतलब काम करते हैं, जैसे हवलदार ये सब। और उसके एक कार मतलब 4 व्हीलर में मिला हुआ है, नौकर चाकर ये सब मिले रहते हैं दोस्तों। एक पूरा रूम मिला है लेफ्टिनेंट का। तो ये चीज़ें आपके एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है दोस्तों। आप जाएंगे, आप करेंगे तो आपको खुद मालूम चलेगा कि बहुत इसमें जाना एक अपने आप एक बहुत मोटिवेशन है। और एक तो ये भारत में कि आन बान शान है, आप कह सकते हो, उसमें आप ज्वाइन कर रहे थे, एक अलग होता है। तिरंगे और वर्दी से सबको प्यार होता है।
तो इसीलिए आप लोग भी अगर जो लोग नए हैं तो इसमें आप जानना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। बाकी आप रिटेन एग्ज़ाम के थ्रू भी जा सकते हैं, जैसे मैंने बताया था। अगर आपने बीटेक एमटेक नहीं किया है तो आप बीएससी एमएससी या कोई ग्रेजुएशन किए हैं, अदर डिग्री लिया है ग्रेजुएशन में, तो भी आप जा सकते हैं। आप अदर एग्ज़ाम दे के आप 12th बेस पर भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। काफ़ी सारे एग्ज़ाम आते हैं, जीडी के आते हैं, उसके बाद से ग्रुप ये एनडीए ये सब आता है, सीडीएस यूडीएस ग्रेजुएशन पर दे सकते हैं, एयरफोर्स का कैट आता है। तो ये सब जाने के कई सारे माध्यम हैं। आप डिफेंस सेक्टर में जा सकते हैं और आप एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है, देश की सेवा करना चाहते हैं तो। और मेरे हिसाब से जो लोग भी अगर इसमें मोटिवेशन है, उनको मोटिवेट होते हैं कि देश के प्रति, तो उनको जाना चाहिए, एक बार ट्राई करना चाहिए। और बाकी अगर आपको लोग को कोई भी इसमें प्रॉब्लम है, मैंने हर एक पॉइंट हर एक व्यू को कवर किया है। अगर आप इसमें कोई भी थोड़ा भी प्रॉब्लम है या मैं कुछ पॉइंट भूल चुका हूँ, रिमेंबर नहीं आ रहा था, तो आप लोग याद दिलाइएगा, मैं एक और वीडियो ला दूंगा। या कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा अपनी समस्याओं को, मैं उसका सलूशन जरूर दूंगा दोस्तों। कमेंट की रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा तब। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे स्ट्रेटजी के साथ और एक अच्छे जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके साथ। अभी मैं प्रेजेंट में आर का ही वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, और क्योंकि उसी की मैं भी एक एक्सपीरियंट हूँ, तैयारी चल रहा है सब चीज़ों से, तो मैं वही डालता हूँ जो अथॉरिटी होता है और जो इसका मेरा एक्सपीरियंस है। और बाकी मैं वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ दोस्तों, फालतू की वीडियो नहीं अपलोड करता हूँ। तो बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में, हर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, डिफेंस सिस्टम जाते हैं, जाना चाहते हैं, एसएसबी पीएसबी या एफएसबी है, उन सब लोग को आप चैनल को शेयर कीजिए। और वीडियो को थोड़ा भी आपको ऐसा लग रहा है दोस्तों कि थोड़ा भी आपको लग रहा है कि नॉलेजेबल है वीडियो, थोड़ा भी आपको हेल्पफुल मिला है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।